मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर
समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यहां तक कि देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी जन्मस्थली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो यह इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर संचालित हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, जिसका लाभ सीधे रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की जाएगी, ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग अलग अपराधों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 47 करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। और दलितों को मिलने वाली सहायता राशि भी 85,000 से बढ़ाकर 8,25,000 रुपए तक करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्गों के हितों और कल्याण से जुड़े हुए काम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किए हैं। और आज हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे बना है, इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से एक विषय हमारी पार्टी, अपना दल, निरंतर उठाती आ रही है कि भारत सरकार में पिछड़ों का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। और ऐसे और भी तमाम विषय हैं जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में इसमें भी सरकार की ओर से एक सकारात्मक रुख देख सकेंगे। और इसलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी ने तय किया है कि हम एक बार फिर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने 2017 से 2022 के बीच में एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर गढ़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां पिछड़ों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, वहां हमने सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें साथ में मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद पार्टी से, आप अपना वक्तव्य रखेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और ढेर सारे साथी और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना है कि देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी थीं जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। उनकी रोजी रोटी, मकान सब छीने गए थे। अंग्रेजों ने छीना भी था, लेकिन इस देश में पिछली सरकारें जो इस देश में कभी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की नुमाइंदगी का रोना रोती रहीं या वो नेतृत्व करने का दम भरती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें बिना भेदभाव के कोई काम नहीं किया। वो मकान बिना रह रहे थे, कपड़े बिना रह रहे थे, शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में बिना भेदभाव के पिछली सरकारें कैसा भेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। चाहे वो 27% आरक्षण पिछड़े के नाम पर रहा हो, चाहे 23% आरक्षण दलितों के नाम पर रहा हो। मैं आज के बीच में मैं निषाद राज गुरुराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। एक बहुत बड़ी आबादी मछुआ समुदाय की कोसों दूर थी, जिसे उपेक्षित रखा गया था। समुद्री तटों पर समुद्र में जहाज लेकर जाते थे मछली मारने के लिए, तो कभी श्रीलंका पकड़ लेता था, कभी आंधी तूफान आती थी उसमें खत्म हो जाते थे। मैंने अपील की भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आज के दिन में समुद्री मछुआरों को कभी कोई साइक्लोन या कोई ऐसी आपदा आने पर उन्हें सूचित किया जा सके, उनके जीवन बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी उन्होंने दूसरे देशों से बात किया कि इस तरीके से मछुआरों को सुरक्षा दी जा सके। मत्स्य मंत्रालय के लिए कृषि मंत्रालय के अंदर था, जिन्हें इनका विकास नहीं हो सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और मछुआरों को जो गरीबी से, लाचारी से, बेकारी से घूम रहे थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला। उन्होंने भी नाम विसंगति इतनी पैदा की कि कहीं अर्धघुमंतु, कहीं पिछड़े में, कहीं अनुसूचित जात में, कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हों, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हों, वो सारे हल करने का प्रयास
धीरे धीरे हो रहा, 70 साल से उलझाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आज के दिन में पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो, अब क्यों उनकी कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा। उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभी माननीय हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ज्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतने ज्यादा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है, चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल इस 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सभी वार्ता हो चुकी है। 2022 के जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है। और उस जीत की चर्चा में जो जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने किस तरीके से भेदभाव के साथ कोई योजना जाता था तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से उसकी लिस्ट जाती थी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर वर्ग, हर जाति को, कोई ऐसा वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती है कि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। खासकर महिलाएं जो उपस्थित थी उत्तर प्रदेश की, योजनाओं के लाभ में महिलाओं को विशेष अवसर दिया गया कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। योजना उन्हें बिना भेदभाव का। उत्तर प्रदेश के लोग तरसते थे कि किसी भी, चाहे वो थाने में जाए, किसी विभाग में जाए, कि हमारे जाति का कोई क्लास 4 या क्लास 3 का व्यक्ति मिल जाता तो हम लोग भी अपनी बात अधिकारियों तक कह सकते थे। लेकिन अब हमें उम्मीद है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जिस ढेर सारी आबादी मछुआ समुदाय की है, इनके साथ अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो मुद्दे थे, चाहे वो संवैधानिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उसे हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। और सही टू द पॉइंट, पिछली सरकारें ऐसा करती थी 30 साल से कि हमें पिछड़े से निकालती थी और हमें कोर्ट से स्टे लगाकर उनके सारे हिस्से पर कब्जा कराती थी। कम से कम अब सही दिशा में प्रयास हो रहा, चाहे वो आरजीआई के तरफ से हमारा पत्र हो, आरजीआई के द्वारा, चाहे ऊपर का जहां उचित स्थान है, जहां से हमें न्याय मिलना है, उन विभागों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बताया कि इस एक विशेष वर्ग के 66 समूह अनुसूचित जातियों में जो है, पिछड़े में जो है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अवसर नहीं मिला। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीतने की, उससे अधिक सीट देने का, जीत दर्ज कराने का काम डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस
बातचीत के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से सभी चीजों पर सभी वर्गों के लिए, सभी शोषितों वंचितों के लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी करती। पिछली सरकारों ने चिंता की होती तो 2014 से उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार नहीं देखनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, उस पर चिंता करने पर चर्चा करती है, लागू करती है। जो कुछ भी बाकी रह गया है चर्चा के दौरान जो भी आता है आएगा, उसे हम लोग 2022 के चुनाव के बाद उसे लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद। देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगियों ने, निषाद जी ने बहुत आर्टिकुलेट किया है। एनडीए 403 के लिए चुनाव लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद। अभी आपको मिलेंगे मित्र लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, ये कहते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर खुलासा नहीं किया गया कि कितनी सीटों पर अपना दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और कितनी पर संजय निषाद की पार्टी के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ सहयोगी दलों के साथ मंथन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी बातें रखी, डॉक्टर संजय निषाद ने भी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिरकार कितनी कितनी सीटों पर यहाँ रणनीति बनी है, फैसला हुआ है। और ये कहकर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया कि 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीटों का फार्मूला लगभग तय हो गया है। 2022 की जीत के लिए सभी ने कमर कस ली है। सहयोगी दलों के साथ भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहयोगी दलों ने अपने मंशा को स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया। अपना दल और संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। इस दरमियान जेपी नड्डा ने मंच से ये बातें भी कही। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कहा था वो करके दिखाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में निश्चिंत है एनडीए 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी यूपी में। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी से लंबी चर्चा हुई, मंथन हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें मिली हैं और डॉक्टर संजय निषाद को कितनी सीटें मिली हैं। ये कह दिया गया कि 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीटों का खुलासा नहीं किया गया है। अब ऐसे में आपको ये बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा वर्सेस सपा का एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी मुख्यालय में एनडीए के घटक दलों के साथ ये बैठक हुई है। बीजेपी और सहयोगी दलों सीट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। सहयोगी दलों के साथ मंथन हुआ और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सहयोगी दलों के संग सीट शेयरिंग पर बात तो बन गई, लेकिन खुलासा नहीं किया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा अपना दल के द्वारा और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे संजय निषाद। यह तो आपको बता दें, सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई, मंथन हुआ और इस मंथन के बाद यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया गया कि 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें दी गई हैं और इसके अलावा संजय निषाद की निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, अंकित त्रिवेदी और लखनऊ से विनोद कुमार। विनोद, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, लखनऊ में किस तरह की हलचल, क्योंकि यह खुलासा नहीं हुआ कि अपना दल को कितनी सीटें और संजय निषाद की पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं, लेकिन यह जरूर कह दिया गया कि एनडीए 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जो कि सभी जानते हैं। ऐसे में और कितनी
देरी होगी भारतीय जनता पार्टी में ये खुलासा करने के लिए कि कितनी सीटों पर सहमति बनी है? विनोद। जी बिल्कुल सुनील, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन आज जो सहयोगी दल है, जो अपना दल है, निषाद पार्टी, उनके साथ बैठक किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी और अपना दल को कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिन पहले जब सीटें ने संजय निषाद से बात किया था तो संजय निषाद ने 2 दर्जन सीटों की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2 दर्जन सीटें देगी। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने इस बात को लेकर काफी तल्खियां देखने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी में उनका जो आदर नहीं हो पा रहा है और ना ही उनको सीटों को लेकर के उनको कोई कंफर्मेशन दी गई। तो उसी बात को लेकर आज उनको बुलाया गया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया है खुले तौर पर कि वो कितनी सीटों उनके पार्टी में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है सुनील कि इसको लेकर लखनऊ में किस तरह की हलचल है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विनोद, लखनऊ में क्या कुछ हलचल है? देखिए, सभी दल जो है, राजनीतिक दल अपने अपने सीटों को लेकर के पूरे कंफर्मेशन कर रही हैं और जैसा कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव होना है तो वहां पर अपने जो सहयोगी दल है उनका जो सीट का बंटवारा है और जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में जो बात हुई थी, जो सहमति बनी थी, उसको लेकर कर पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले चुनाव होना है तो इसलिए वहां पर पहले ही सीटों का बंटवारा कर दिया और अनाउंस भी जारी कर। आज तीसरी लिस्ट जारी की गई आरएलडी के द्वारा और समाजवादी पार्टी गठबंधन के द्वारा। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है उनका कुछ अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल अपना दमखम दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बीच साथ में है, तो ऐसे में अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने पहले भी कहा था कि उनकी जो मंशा है तकरीबन 2 दर्जन सीटों की रखती हैं। वहीं संजय निषाद ने भी कहा था कि हमको 2 दर्जन सीटें मिलेंगी, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। यही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इन सब का जो बंटवारे का जो फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी, क्योंकि दोनों दलों की सीटों का बंटवारे की जो बात काफी दिनों से चली आ रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया ना जा चाहिए, क्योंकि चुनाव सामने है। ऐसे में सहयोगी दलों का जो सीटों का बंटवारा है वो साफ हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। चुनाव सामने है, दोनों दल, हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई की है कि जो बिल्कुल विनोद, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। अंकित त्रिवेदी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे भी वो पहुंचते हैं और वहां पर वो अपडेट लेकर आते हैं। ऐसे में अंकित, आपके पास क्या कुछ खबर, कब तक ये फैसला हो जाएगा कि कितनी सीटों पर निषाद पार्टी और कितनी पर अपना दल चुनाव लड़ेगा? क्योंकि 403 सीटों की बात कही गई है, लेकिन यह कह दिया गया कि एनडीए 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए सुनील, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। यूपी में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। अगर हम दिल्ली मुख्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर कल एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्र अध्यक्ष है वो पहुंची थी। उनके साथ साथ निषाद पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद वो भी पहुंचे थे। उसके बाद जब संजय निषाद अपने आवास पर पहुंचे थे तो हमने उनसे खास बातचीत की थी। सुपर एक्सक्लूसिव C10 के दर्शकों ने देखी थी और हमने उनसे इस पूरी बातचीत में पूछा था कि सर, आपकी जो चुनाव प्रभारी हैं यूपी के धर्मेंद्र प्रधान, उनसे क्या क्या बातचीत हुई। उन्होंने घुमा फिराकर जो सवाल का जवाब देना था उस पर नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत दे दिए। जो निषाद पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं और यूपी चुनाव के प्रभारी हैं, उनके बीच में जो वार्ता हुई है उसमें निकलकर यही आ रहा है कि जो संजय निषाद की तरफ से डिमांड की गई थी 15 से 16 टिकट को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 15 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। जो निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। उस पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 प्रत्याशी ऐसे उतारेगी जो निषाद पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है वो बनेगी। वहीं अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है और अभी हाल ही में उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। और लेकिन जो दलित वोट है या फिर हम पूर्वांचल की वोट की बात करें, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। अनुप्रिया पटेल एक बड़ा नाम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़
छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी। जो शीर्ष नेतृत्व लगातार 3 दिन से मैराथन बैठकों का दौर जारी है मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन सबके अंकित, साथ। समय बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए 10 फरवरी से पहले चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आहूत हो जाएगी और ऐसे में जो तमाम जो पहुंचेंगे अपना अपना झोला और डंडा लेकर जनता के बीच में, जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पास समय नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द ये नहीं माना जाता कि ये चीजें फाइनल हो जाए जिससे कि ये लोग पहुंचे दिल्ली से अपने प्रदेश अपने क्षेत्र में और वहां पर जाकर अपने पार्टी के लिए वोट की मांग करें। कहां पेच फंसा हुआ है, कितना और समय लग सकता है ये क्लियर होने में कि कितनी कितनी सीटों पर सहमति बनी है? बिल्कुल सुनील, ये अहम और एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि रणनीति के हिसाब से काम करती है। उसका कार्यकर्ता एक एक ग्राउंड जीरो पर जाकर जो सरकार की योजनाएं उनको गिनवाता है। तो ऐसे में जो एक अहम सवाल है कि अभी तक प्रत्याशियों की सूची तीसरे चौथे या पांचवें चरण की या बाकी अन्य चरण की जारी नहीं की गई। लेकिन हो सकता है कल भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया को संबोधित करें। उसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह स्थिति साफ कर दी कि 403 सीटों पर हम गठबंधन के एनडीए के प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 403 जो प्रत्याशी उतरेंगे उन्हीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर सरकार बनती है तो उसमें तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र किया। अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओबीसी या नीट के जो आरक्षण की बात थी उन्होंने वो भी कहा और कहा कि मोदी सरकार में जिस तरीके से काम किया गया। वहीं अगर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की बात करें तो उन्होंने भी अपने मतदाता को लुभाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाओं का काम गिनवाया जो बीजेपी सरकार में हुआ। मछुआरे के हित की उन्होंने बात की, या फिर मेडिकल कॉलेज की बात की, या फिर जो एसटी वोट है, मतदाता है, या फिर जो दलित है, पिछड़ा है, वो उन सब के बारे में जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की तरह पार्टी के रूप में काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये सवाल बचता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास समय कम है या फिर बाकी पार्टियों के पास समय कम है, लिस्ट कब जारी करेगी। तो हो सकता है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया जाए और 403 प्रत्याशी। क्या ये वही रणनीति का हिस्सा है जो यहां एक बार फिर से मंच से सभी सहयोगी दलों ने कहा, जिस तरह से डैमेज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश है? क्योंकि अनुप्रिया पटेल आती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बातें कहती हैं, वो आज़ादी से लेकर और अब तक का जिक्र करती हैं, उन पार्टियों का नाम लेती हैं, अंग्रेजी शासनकाल का नाम लेती हैं कि कितने कितने अत्याचार हुए पिछड़ों पर, दलितों पर, वो बातें करती हैं और भारतीय जनता पार्टी को बताती हैं कि एक बीजेपी है जिसने सिर्फ और सिर्फ सबका साथ और सबका विकास किया है। वही बात संजय निषाद भी दोहराते हैं। तो क्या सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं या जो भी वोटर हैं वो निषाद पार्टी और अपना दल इनको एक मैसेज दे, एक कन्वेंस करे भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल देखिए सुनील, इसमें बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वो है इस बार फिर दोबारा से वही नियम अपना रही है जो पहले के चुनाव में अपनाया था। अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा दिया गया क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अनुप्रिया पटेल की आती है। पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है, तो जातीय समीकरण को लेकर ये लोग बिल्कुल अपना वोट बैंक खेल रहे हैं। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो काफी ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार बदल दिए गए। एनडीए का जो गठबंधन हुआ उसमें भी जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके प्रत्याशी की बात करें या फिर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के प्रत्याशियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वोट को साधने के लिए जाति समीकरण तो खेल ही रही है। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता कि ये 403 विधानसभा सीटों पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतरेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस तरह से सरकार बनाएगी। हो सकता है कल बीजेपी मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा या यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान या सह चुनाव प्रभारी। लगता है कि अभी देखिए इसमें तो समय और लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया कि एनडीए जो है 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उससे अभी खुलासा तो नहीं होगा, लेकिन जो मैसेज देना चाहिए था प्रदेश को वो दे दिया है। विनोद के पास लखनऊ चलेंगे। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, अपना दल और निषाद पार्टी कहां किस किस क्षेत्र में इनकी दावेदारी मजबूत है और कितनी सीटों पर प्रभाव रखते हैं ये दोनों दल? जी बिल्कुल सुनील, देखिए पूरब में अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो पार्टियां हैं, निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो, इनका अच्छा खासा असर है। क्योंकि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तब उस दरमियान
ओम प्रकाश राजभर भी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब बड़ी मजबूती मिली थी और एक बड़ी जीत दिलाई थी इन सब लोगों ने मिलके। तो वही जातियों का जो समीकरण है, तब उनके साथ एक बात और ऐड करना चाहेंगे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये सब भी उनके साथ में थे, जो कि एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है। लेकिन आज स्थिति ये है सुनील कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के जा चुके हैं, धर्म सिंह सैनी जो दारा सिंह चौहान छोड़ के जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास यही दो दल है, सहयोगी दल। वो अब पिलर के रूप में वो चाहते हैं कि खड़े रहें, नहीं कि तो आने वाला जो वोट बैंक है, जो जिसको ये साधना चाहते हैं, जैसा कि अनुप्रिया पटेल है, मिर्जापुर, गाजीपुर और गोरखपुर, कुशीनगर और भदोही और उन्नाव, ये सब कई ऐसे जनपद हैं जहां पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इन सब जगहों को लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर निषाद पार्टी गोरखपुर साइड, जो गोरखपुर बेल्ट है, उसमें काफी अहम भूमिका निभाता, तो इसलिए उनको साथ रहना। लेकिन अभी जो सीटों के बंटवारे की लिए बात करें तो सुनील, तो सीटों का बंटवारा इसलिए भी सार्वजनिक नहीं मेरे समझ से किया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इनके टक्कर में है। समाजवादी पार्टी भाई पूर्वांचल में भी अपनी सीटों का जो सूची है वो नहीं जारी की है। तो ऐसे में प्रत्याशी कौन से उतारने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी रणनीति के साथ चल रही है और विजय हासिल करना है, और पूरे इसमें टक्कर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो ऐसे में बड़ी सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी कदम रखना चाहती, इसलिए भी मुझे लगता है जो सीटों का बंटवारा अभी रोका गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन जो कयास लगाए जाते, जो अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे दोनों दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल तकरीबन 20 वोट का मांग रही थी, और वहीं पर जब हमने संजय निषाद से बात किया था तो उन्होंने कहा था तकरीबन 2 दर्जन सीटें इच्छा रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको देगी भी। तो देखिए अभी जो समीकरण तैयार हो रहे हैं उसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज इसलिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, कि जो कहा था वही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक मैसेज काम को लेकर के भी था, दूसरा मैसेज ये भी था जो सहयोगी दलों से कहा गया था वो सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सुविधाएं दी है, वो भी सम्मान दिया है। तो डबल मैसेज देने की कोशिश की गई है सुनील। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अनुप्रिया पटेल भी बखान कर रही थी, संजय निषाद भी बखान कर रहे थे। लेकिन सीटों की जहां बात आती है तो समीकरण यह भी तैयार होता है कि जो उनके सामने खड़ी है पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम इनकी जो नाकामियां है उनको गिना रहे हैं। हाल ही में आपकी बात हुई थी संजय निषाद से, आपने एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू किया था, और यह माना जा रहा था कि गोरखपुर, संत कबीर नगर के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर और रामपुर जिले की सीटों पर सहमति बन सकती है। वो वहां से मन भी बना रहे हैं क्योंकि वहां उनके समाज का एक बड़ा दबदबा है। ऐसे में यह तय हो जाएगा कि 15 से 17 सीटों पर सहमति बन जाए, या फिर कुछ ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, 20 सीटें भी हो सकती हैं, क्योंकि वो मंशा तो 1.5 दर्जन के से लेकर 2 दर्जन तक की कर रहे हैं निषाद। बिल्कुल, देखिए जब हमने इनका इंटरव्यू किया तो 2 दर्जन सीटों की मंशा जाहिर की थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप कितनी सीटें चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उससे हमारी बात हो चुकी है, 2 दर्जन सीटें हमको मिलेंगी। लेकिन इन सब जगहों पे जहां पर ये नाम अभी गिनाया आपने, इन सब जगहों पे इनका अच्छा खासा असर है। लेकिन बिल्कुल पेच वही फंसता है। लौटूंगा विनोद आपके पास। अंकित भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर अंकित आपसे सवाल है। कुर्मी समाज में एक बड़ा दबदबा है अनुप्रिया पटेल का, और उसी को लेकर वो राजनीति भी उत्तर प्रदेश में करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए के घटक दल भी हैं। ऐसे में क्या माना जाए, कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है, और 15 से 20 सीटों पर यहां उनकी मांग है, या आखिर वजह क्या है, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? हालांकि ये बता दिया गया कि हम साथ जरूर हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कितने दावेदार उनके चुनावी मैदान में होंगे, ये कब तक तय हो पाएगा? बिल्कुल सुनील, देखिए ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है, और जनता इसको देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब है। लेकिन मैं इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो अपना दल की राष्ट्र अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी तरफ से 16 से 17 सीटों की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष या यूपी प्रभारी उनसे की जा रही थी। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सूत्र हैं जो वो बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को तकरीबन 8 से 9 सीटें मतलब ऐसी दी जाएंगी जो अपना दल के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे।
रहेंगे। वहीं 3 से 4 प्रत्याशी ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन देगी। लेकिन ये बड़ा एक सवाल है जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी लगातार डिमांड कर रहे थे, जैसा हमारे सहयोगी विनोद बता रहे हैं लखनऊ से, कि उनकी 2 दिन पहले संजय निषाद जी से बातचीत हुई थी तो 2 दर्जन सीटों की बात कही थी। लेकिन कल जब हमने दिल्ली में डॉक्टर संजय निषाद धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे तो हमने सुपर एक्सक्लूसिव अपनी बातचीत की थी और सभी दर्शकों को दिखाया था, बताया था। संजय निषाद ने इस पर बिल्कुल डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार, जानकारी के अनुसार जो बात निकलकर सामने आई है, जो संजय निषाद 2 दर्जन सीटों की बातें कर रहे थे उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है कि 15 से 16 सीटें संजय निषाद को दी जाएंगी। बाकी 3 से 4 सीटें ऐसी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे निषाद पार्टी को। और तकरीबन अगर हम टोटल एनडीए की बात करें तो इसमें तकरीबन 23 से 24 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़कर सहयोगी दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई थी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी स्थिति साफ कर दी थी। निषाद जी भी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, वो भी लगातार कह रहे थे कि अगर हम बात करें इसकी, भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई की तरह है और जो हमें आशीर्वाद और जो हमें दिशा निर्देश मिलेंगे उसका हमें पालन करना है और उत्तर प्रदेश में हमारे जो सहयोगी दल हैं उनको मिलकर सरकार बनानी है। अंकित, लौटूंगा आपके पास। रमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के साथ, लेकिन ये खुलासा नहीं हो पाया रमाशंकर जी कि आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा अपना दल और निषाद पार्टी के द्वारा। आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, क्यों ये क्लियर नहीं हो रहा? क्योंकि बाकी प्रत्याशियों को भी मौका मिले अपनी अपनी जमीन को और मजबूती देने में। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ बड़े मजबूती के साथ यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। हमारे गठबंधन के दोनों साथी पूरी 2014, 2017, 2019 पूरी निष्ठा के साथ गठबंधन के साथ थे और आज भी गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ये तो उन्होंने जग जाहिर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि हम साथ में हैं और बड़े लंबे अरसे से हम साथ चले आ रहे हैं और चलेंगे भी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर धड़कनें बड़ी हुई हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल के समर्थकों की हो या फिर संजय निषाद के। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितनी सीटों पर सहमति बनेगी, कहां पेच फंसा हुआ है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के बीच में, सारे नेताओं के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई है। सब लोग अपनी अपनी सीट जो भी तय हुआ होगा सब संतुष्ट हैं कि अपनी 1-2 दिन के अंदर पूरा निस्तारण हो जाए किनको कितना मिला और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए। बाकी राजनीतिक दल भी देखिए रमाशंकर जी, बाकी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची एक के बाद एक जारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आती है, दूसरी सूची आती है, उसके बाद मंथन का दौर चलता है और ये मंथन का दौर कितना और लंबा चलने वाला है? अब कोई दौर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी सब एकदम समय समय पर घोषित हो जाएंगे और बड़े मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है। चुनाव फिर से माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा और 300 के पार, जो सारे नेताओं ने कहा है कि 300 के पार लेकर के फिर से सरकार बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? इस बार हम 300 के पार जी, और 400 अखिलेश यादव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव 400 नहीं 600 कह देते ठीक था, लेकिन हमने जो कहा 300 के पार, कोई पट लेकिन नहीं है और हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रमाशंकर जी आपका तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अंकित हमारे सहयोगी बने हुए न्यूज रूम से। अंकित, मंत्री जी कह रहे हैं 300 पार जीतेंगे और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ऐलान हो जाएगा, लेकिन हर किसी के मुंह से यही बयान सुनने को मिल रहा है अंकित, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं बता पा रहा कि कहां पेच फंसा हुआ है।
सुनील, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों से बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों से बात चल रही है, लेकिन सबका एक ही सपना है, या तो वो दिन में सपने देख रहे हैं या फिर उनको रात वाले सपने की आदत जो थी वो भूल गए। वो हमेशा एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि पिछली बार जो सीटों की संख्या थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा इस बार हम सीटें जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जो गठबंधन को लेकर स्थिति है वो लगातार ऐसी बनी हुई है कि लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही हैं, तमाम चिंतन चल रहा है, 8-8, 9-9 घंटे की बैठकें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ जरूर बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ यूपी प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो दल है अपने अनुप्रिया पटेल हैं, वो मतलब अपने बातों से तो मतलब सबको मनाने का प्रयास कर रही हैं, या फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई खटास है वो अंदर की पीड़ा को नहीं बता पा रही हैं। लेकिन जो उनकी सीट को लेकर, बंटवारे को लेकर जिस तरीके से बात चल रही थी, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी उनके आवास पर भी कल काफी एक लंबी मैराथन बैठक चली थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सूबे के जो मुखिया हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उसके बाद रात को काफी देर रात तक यह बैठक चली, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची आगे की जारी करनी थी उसको लेकर कोई अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं आपस में खटास तो है, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर देते हैं, मीडिया को संबोधित कर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जितने भी राजनीतिक दलों के साथ जो गठबंधन होते हैं, जो पार्टियां जुड़ती हैं, वो बड़ी असमंजस में रहती हैं चुनावी समय में। उनको लगता है कि क्या वाकई में सरकार आएगी तो ठीक है, फिर तो मलाई मिलेगी खाने को, और दूसरी तरफ अगर उन्हें कहीं दूसरी जगह लहर दिखती है तो बोले इधर चला जाए या उधर चला जाए। ये बड़ा झमेला रहता है, और यही चेहरे पर भाव भी दिख रहा है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो। इसीलिए ये पेच फंसा हुआ है कि अभी तक सीट ही नहीं फाइनल हो रही। जी बिल्कुल, देखिए संजय निषाद की बात करें तो संजय निषाद पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब उनको अगर मलाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखी तो वो भारतीय जनता पार्टी आ गए। और यही वजह है कि अब अभी हालांकि वो बने हुए हैं क्योंकि उनको वो चीज़ दी गई है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो स्टार्टिंग से अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो वो मांग रही हैं वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि संजय निषाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उनके जो बैठकों का दौर है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ में है, महान दल उनके समाजवादी पार्टी के साथ में है। अब अपना दल जो है कृष्णा पटेल है उनके साथ में, शिवपाल चाचा शिवपाल है उनके साथ में, ऐसे आरएलडी है उनके साथ में। तो इन सब का सामना करने के लिए कोई तो चाहिए जो कि पूर्वांचल में जो 136 सीटें हैं उसको इनके लिए वोट ला सके, इनके लिए मजबूती ला सके। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन दलों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है और इनके लिए लगातार सोच रही है। लेकिन मान मनोबल का जो दौर है सुनील, वो लगातार पिछले 2 महीने से चला आ रहा है। अनुप्रिया पटेल कभी कहती हैं कि वो उनका अगर सम्मान नहीं मिला, विनोद क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर कहीं ये लोग कमाल नहीं कर पाए या सीट नहीं निकाल कर ले पाए तो इसका जो ठीकरा है वो हमारे ही सर फूटेगा। इसलिए ये असमंजस की स्थिति बन रही है कि जिताऊ से जिताऊ प्रत्याशी को भेजो और ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पर भेजो। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक तो समाजवादी पार्टी है जो कि पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर ये दोनों सहयोगी दल है, अगर छटक जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए 2 चैलेंजेस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों बिंदुओं पर बड़ा ही ध्यान देकर कदम रख रही है। आज जैसा कि इसीलिए बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी में देर रात तक चलता है। कल बुलाया था सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, तमाम लोग जो है बड़े नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य बैठक कर रहे हैं, सब लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है अभी जो सीटों का बंटवारों के लेकर के जो बात सामने आनी चाहिए थी अब तक, क्योंकि जो ये दोनों जो सहयोगी दल हैं ये बड़े अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में, क्योंकि इनका अच्छा खासा असर है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, ये तस्वीर एक दिखा चुके हैं 2017 के चुनाव में, इसलिए भी इनको बांध के रखना है। दूसरी तरफ
समाजवादी पार्टी है, अभी पूर्वांचल के सीटों का अपना सूची जारी नहीं की है, अपने जो मोहरे वो खोले नहीं है। तो ऐसे में इन सभी को ध्यान रखना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको सीटों का बंटवारा पहले कर दिया और ये जारी कर दिया, इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो समाजवादी पार्टी उस अपनी रणनीति चेंज कर सकती है, अपनी रणनीति दूसरी लगा सकती है। तो ऐसे में नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो यही वजह है इसलिए भी कि अभी अहम हो जाता है, इसलिए भी अहम हो जाता है असमंजस में विनोद, क्योंकि पूर्वांचल की अधिकतर सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली मर्तबा जब चुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सीट नहीं निकाल पाए, वो बहुत कम अंतर से हारे। इसलिए अब तो 5 साल और मौका मिल गया समाजवादी पार्टी को अपनी जड़ें मजबूत करने का, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया या दावा किया वो 5 साल में अपनी तस्वीर पेश कर ही रही है। तो ऐसे में इसलिए भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं क्या भाजपा की? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा सीटों पे बहुत कम गुंजाइश थी, बहुत कम सीटों का जो मतलब वोटों का ये आंकड़ा था जिस पे विजय दर्ज हो गई और हार हो गई। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में ये इंपॉर्टेंस है कि समाजवादी पार्टी के साथ में वो लोग हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कराने के लिए, एक चेहरा देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य है, एक चेहरा है ओम प्रकाश राजभर है, और इसलिए भी ये लोग इंपॉर्टेंस है क्योंकि पिछड़े वर्ग के जो वोटों में इनकी बड़ी पैठ है। समाजवादी पार्टी के साथ में अब ये है, क्योंकि आप देखिए उन्हीं के चैलेंज करने के लिए, उन्हीं का मतलब कि उनको रोकने के लिए ये दोनों दल को ये मनाने की कोशिश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इनको कह रही है कि जो आपका फरमाइश है उसको पूरा किया जाएगा। इसलिए देखिए अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बना दिया था, इनको भी संतुष्ट कर दिया था संजय निषाद को। लेकिन अब 2022 का चुनाव है, इस ऐसे में इन पार्टियों को भी अपना भी वजूद रखना है, इसलिए अब ये सीट मांग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर थोड़ा सा भी मौका मिला तो वो विजय दर्ज कर ले जाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से विजय दर्ज हुई थी और हार हुई थी। इसलिए भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए इस तरह की जो असमंजस बने हैं बंटवारे को लेकर, विनोद, और उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो बड़ा ही अलवेला है, घर से निकलता है मन बनाकर के यहाँ वोट डालेंगे, और जैसे जैसे बूथ तक पहुंचता है फिर मन बदल जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सियासत को बारीकी से समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, जातिगत समीकरण या फिर कोई और समीकरण, क्या कुछ समीकरण बिठाने का खेल चल रहा है जिसकी वजह से ये लगातार देरी हो रही है? बिल्कुल सुनील, ये स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जातिगत समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे चेहरों को मैदान में उतार दिया। अगर हम स्टार प्रचारक की बात करें, जो भोला सिंह है, बुलंदशहर से सांसद हैं, वो खटिक समाज से आते हैं तो उनको स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के जो बेटे हैं राजवीर सिंह राजू भैया, अगर हम बात करें यूपी में ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर LR वोट है जो लोधी राजपूत समाज से आता है, उनको स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर हम जाट वोट की बात करें, क्योंकि हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भारी संख्या में जाटों में नाराजगी है सरकार को लेके, तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसमें जाति समीकरण की स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों या फिर अभी कुछ समय पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जितिन प्रसाद, उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जाति या फिर वोट बैंक की राजनीति कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल हो गई, कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है, वो भी बिल्कुल वोट बैंक की या फिर जाति मतदाता को लुभाने के लिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आगरा से SP सिंह बघेल हैं, उनको भी बघेल समाज से जो वोट है, आगरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, इधर एक बघेल समाज का बड़ा वोट बैंक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं मतदाता को लुभाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट दिख रहा है वो जातीय समीकरण को लेकर दिख रहा है सुनील। लेकिन अंकित, बचा ही कौन फिर? सारे तो स्टार प्रचारक ही हैं, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी अधिकतर सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, बड़े चेहरे हैं, वो भी लगातार स्टार प्रचारकों की दौड़ में है। तो बचा ही कौन है फिर?
बिल्कुल, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र शीर्षत्व है वो इस सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी दी गई है उसमें कई नामों को लेकर परिवर्तन भी किया गया है। अगर मनोज तिवारी की बात करें, जो श्याम जाजू हैं उनकी बात करें, वो लोग इस बार स्टार प्रचारक के रूप में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपना साधने का काम कर रही है, 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है। जब हमने उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। जो 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है उसमें कहीं ना कहीं रीजन यही है, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल समाज सेवी हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, उनको भी हमने इसमें बिल्कुल अंकित, आपके पास देखिए अपडेट ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि दिल्ली से ही सब कुछ तय होता है, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल का। सुनील, क्योंकि विनोद आपके पास आऊंगा। क्या ये माना जाए कि लखनऊ का जो बीजेपी कार्यालय है वहां थोड़ी सुस्ती है और दिल्ली में जो मुख्यालय है वहां बड़ी गहमा गहमी है? यानी दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है वहां भारतीय जनता पार्टी जरूर गर्माहट पैदा कर रही है। जी बिल्कुल सुनील, देखिए इस बार का चुनाव बेहद अलग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी जो कमान दे दी है वो दिल्ली में दे दी है। जो वहां के नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया गया है, इसलिए डिसीजन सब वहीं से हो रहे हैं। बैठकों का दौर यहां जारी जरूर है लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो दिल्ली से लिए जा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस इस बार बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अगर जाति समीकरण पे बात करें, भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे का, हर बात का जवाब समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया है। देखिए अखिलेश यादव की जो बातें हैं, जो अखिलेश यादव जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को तैयार रखना पड़ रहा है। क्योंकि पहले चुनाव में अखिलेश यादव को तैयार करना पड़ता था या फिर समाजवादी पार्टी को तैयार करना पड़ता था भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के लिए। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि जितनी भी चीजें भारतीय जनता पार्टी पेश करती है, जो भी चीजें लगाती है, सामने लाती है, फ्रंट पे लाती है, उसका जवाब अखिलेश यादव तैयार कर देते हैं। क्योंकि अगर जातियों की समीकरण बात करें तो देखिए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में कर लिया, दारा सिंह चौहान को अपने पाले में कर लिया, बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं जो बनते और बिगड़ते जा रहे हैं और हालांकि एक के बाद एक नई नई तस्वीरें राजनीति में एक के बाद एक सामने आ रही हैं, मंच से आ रही हैं, कई बयानवीर भी सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम ऐसे वीडियो जो और तहलका मचाने वाले हैं वो भी एक के बाद एक सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अंकित आपका भी बहुत शुक्रिया।